हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे स्लैब्स। अब हम उसको आगे फर्दर कैरी करेंगे स्लैब्स को, कि जो हमारी स्लैब्स हैं उसको हम फर्दर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन पर्पज़ हम उसको दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब्स। बात आती है हमारी स्लैब्स में वन वे स्लैब्स और टू वे स्लैब्स की। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में ये हमारा है एल वाई डायरेक्शन, दिस वन इज़ एल एक्स। ये मेरे पास दो डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मैंने लेंथ ले रखी है। तो जो हमारी यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे वन वे और टू वे स्लैब की, उसके अंदर हमारा इनका रेशो चलेगा लेंथ का। उस लेंथ के और विड्थ के रेशियो के अकॉर्डिंग हम इन स्लैब्स को डिवाइड करते हैं। वन वे स्लैब क्या होती है? वन वे स्लैब्स वो स्लैब्स होती है जिसके अंदर एल वाई लेंथ इन वाई डायरेक्शन टू द लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, इनका रेशियो ग्रेटर देन 2 हो तो उसको हम बोलते हैं वन वे स्लैब। और इन स्लैब को स्लैब स्पैनिंग इन सिंगल डायरेक्शन भी कहा जाता है। इन्हीं स्लैब्स को हम कहते हैं स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, बिकॉज जो बेंडिंग मूवमेंट होता है इसके केस में, वन वे का जो केस होता है, इसको हम स्लैब स्पैनिंग कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में आता है। और कौन सी में आता है? शॉर्टर जो डायरेक्शन होती है, जो शॉर्ट स्पैन होता है, उसके ऊपर वर्क करता है। इसलिए इस केस में हम जितनी भी बार्स प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी दो बार होती है, मेन बार्स एंड लेटरल बार्स। जो मेन बार्स होती है हम उसको शॉर्टर स्पैन के साथ ही, शॉर्टर स्पैन में हम मेन बार्स को यूज़ करते हैं। तो जब भी हम डिज़ाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे स्लैब को, तो उसकी जो विड्थ है उसको भी कंसिडर करते हैं एक यूनिट लेके। क्लियर है? तो वन वे स्लैब क्या होगा? इट इज़ दिस the one way slab are those slabs having the ratio Ly by Lx divided is greater than 2, then the slab is known as one way slab। और इन्हीं स्लैब्स को स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन भी कहा जाता है। सेकंड, टू वे स्लैब। अब जस्ट रिवर्स, यदि हमारा जो रेशियो है उस रेशियो को, यदि जब हम एल वाई लेंथ इन वाई डायरेक्शन टू दी एक्स डायरेक्शन करेंगे, यदि उसका रेशियो लेस एंड इक्वल टू 2 आता है तो हम उसको बोलते हैं टू वे स्लैब। अब टू वे स्लैब में और वन वे स्लैब में एक मेन डिफरेंस, जो टू वे स्लैब है उसके अंदर दोनों डायरेक्शन में ही बेंडिंग आती है और वन वे स्लैब में सिंगल डायरेक्शन में आती है। इसलिए वन वे में हम शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट करते हैं, जबकि टू में हम जो मेन रेनफोर्समेंट होती है वो दोनों डायरेक्शन में ही प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? तो हमारे पास दोनों टाइप्स की स्लैब हो गई है। अब इसके बाद आती है लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात, कि जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करते हैं हम किसी भी स्लैब में। तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं एक स्लैब। जैसा कि डायग्राम में मुझे दिख रहा है, मुझे एक स्लैब दिख रही है, उसमें मुझे एक लेंथ एल वाई और एल एक्स दो पार्ट दिख रहे हैं। मैंने दो स्पैन मान लिए हैं, तो कंसिडर कर दिए हैं कि एक लेंथ एल वाई है, इसको मैं लॉन्गर स्पैन ले रहा हूँ, एल एक्स को मैं शॉर्टर स्पैन मान रहा हूँ। तो अब इसके अंदर इसने कहा कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लोड लग रहा है डब्लू। अब जो डब्लू लोड है वो यूनिफॉर्म है। मैंने दोनों डायरेक्शन में एक स्ट्रिप्स ले ली है, लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन दोनों में। ए बी लॉन्गर स्पैन के लिए और सी डी शॉर्टर स्पैन के लिए मैंने दो स्ट्रिप्स ले लिए जिनकी यूनिट विड्थ है। अब उस पर्टिकुलर केस के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। तो जो हमारा डब्लू वाई है वो लोड होगा लॉन्गर स्पैन के लिए और डब्लू एक्स है वो लोड होगा शॉर्टर स्पैन के लिए। तो यदि मैं बात करूँ टोटल लोड डब्लू की, तो टोटल लोड डब्लू क्या जाएगा? लोड इन शॉर्टर स्पैन प्लस लोड इन लॉन्गर स्पैन, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया मेरा टोटल लोड। तो जो डिफ्लेक्शन होता है, जब हम स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे थे, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने बहुत टाइप्स की सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग उनकी सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, कंटिन्यूअस है, उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत से डिफ्लेक्शंस पढ़े थे, बहुत सी कुछ चीज़ें पढ़ी हमने, लोड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े उनके। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है हमारा, जो सेंटर पॉइंट पे आएगा, सेंटर पॉइंट कहाँ पे? ये वाला P। इस सेंटर पॉइंट के ऊपर जो मेरा डिफ्लेक्शन आएगा ए बी स्ट्रिप का,
लॉन्गर स्पैन के लिए वो क्या होगा, डेल्टा पी डिफ्लेक्शन एट पी इज़ 5/384 WX LX/EI। WX यूनिट वेट था, WX के डायरेक्शन में है तो WX, लेंथ है LX। अब कब है, जब UDL है और सिंपली सपोर्टेड बीम है। सेकेंड केस क्या कह रहा है, Y की कंडीशन में, तो क्या होगा 5/384 WY LY की पावर 4/EI। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने अब इन दोनों इक्वेशंस को, जो दोनों इक्वेशंस हमने बनाई अभी, उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, उन दोनों के डिफ्लेक्शंस को। मीन्स हम इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट P। जो हमने अभी ये स्लैब बनाई थी, इसमें ये पॉइंट P दिख रहा था, इस पॉइंट P के ऊपर हमें इन दोनों को इक्वेट करना है और चेक करना है। फर्स्ट थी हमारी 5/384 WX LX की पावर 4/EI। सेकेंड था 5/384 WY LY की पावर 4EI। अब दोनों में से 5/384 क्रॉस हो गए, इधर से EI, इधर से भी EI कैंसल आउट, बच क्या गया WX LX की पावर 4 WY LY की पावर 4। मैंने WX निकाल लिया, WY LY/LX दोनों की पावर 4 थी, इसलिए कंप्लीट इसकी पावर LY/LX की पावर 4। क्लियर। तो W आ गया मेरे पास, W था मेरे पास WX प्लस WY, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी। तो WX की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ उस फर्स्ट इक्वेशन में, W इज इक्वल टू WY LY/LX की पावर 4 प्लस WY। W इज इक्वल टू WY बाहर ले लिया, कॉमन कर लिया दोनों से, इनटू में LY/LX की पावर 4 प्लस 1। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई WY की। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, WX की वैल्यू पुट करूँगा, W इज इक्वल टू WX प्लस WY की वैल्यू मेरे पास आई है अभी W/1 प्लस LY/LX की पावर 4। इसको पुट करूँगा और यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। जब दोनों की वैल्यू आ गई है तो मैं इनको इक्वेट करूँगा, तो WX इज इक्वल टू 8/W एंड 8/2, तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.99 W इज इक्वल टू WX। तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ 0.99 जो आई वैल्यू है इसको। और एक चीज़ नोट करने की है कि जो शॉर्टर स्पैन का जो मैक्सिमम लोड है वो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो लॉन्गर से ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट डायरेक्शन मैक्सिमम लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके कंपैरिजन में, लॉन्ग डायरेक्शन में। बिकॉज एक तो आपके पास पूरी कंप्लीट लॉन्ग डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इसके ऊपर भी 100 किलोमीटर लग रहा है, एक शॉर्ट डायरेक्शन है, इस पर भी 100 किलोमीटर लग रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके ऊपर जो लोड आएगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लॉन्गर स्पैन। अब बात आती है कि इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स डालने हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट किया है। तो जो डिफरेंस करेंगे वन वे और टू वे स्लैब का, ये क्वेश्चन हमारा एक बार आया भी हुआ है कि वन वे और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट सबसे पहले तो जो हमने अकॉर्डिंग टू स्पैन, डिज़ाइन के स्पैन के रेशियो के अकॉर्डिंग जो इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, फर्स्ट वन LY/LX यदि हमारा ग्रेटर देन 2 है तो वन वे स्लैब है, लेस एंड इक्वल टू 2 है तो टू वे स्लैब है। सेकेंड पॉइंट, जो बेंडिंग मोमेंट है वन वे में वो सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में होती है और शॉर्टर स्पैन में होती है, जबकि टू वे में दोनों डायरेक्शन में होती है। जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है वन वे स्लैब के लिए वो ज़्यादा होती है, टू वे के लिए ज़्यादा डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो मेन स्टील रेनफोर्समेंट होती है वो शॉर्टर स्पैन में दी जाती है वन वे स्लैब में, बिकॉज जितना भी हमारा मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट है, वो शॉर्टर स्पैन पे आता था, इसलिए हमें मेन स्टील रेनफोर्समेंट भी शॉर्टर स्पैन को प्रोवाइड करनी होती है। जबकि ऐसा हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम सिर्फ एक साइड में करें टू वे के केस में। तो टू वे के केस में जो हमारी मेन स्टील रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड होती है दोनों साइड्स में, बोथ स्पैन्स में। नेक्स्ट बात आती है वन वे स्लैब की। ये लेस इकोनॉमिकल है बिकॉज इसके अंदर जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, और थिकनेस ज़्यादा होने से अमाउंट ऑफ स्टील भी ज़्यादा यूज़ करना होता है और उसकी इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए इसकी इकोनॉमी रिड्यूस हो जाती है। जबकि टू वे स्लैब की यदि हम बात करें
तो जो हमारी 2 वे स्लैब है वो बहुत इकोनॉमिकल होती है एज़ कम्पेयर टू 1 वे स्लैब, बिकॉज जो इनकी थिकनेस होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और जो स्लैब के अंदर जो स्टील रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाता है, और जिसके रीज़न से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट आती है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे डिफरेंस थे 1 वे और 2 वे स्लैब्स में। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो स्लैब्स के केस में भी आते हैं, बीम में भी आते हैं, कॉलम में भी आते हैं, जैसे कि इफेक्टिव स्पैन है हमारा, क्लियर स्पैन है, क्लियर डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल है। ये हमारा सेम होता है सभी में। मीन्स यदि मैं कहूँ कि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो हमारी इफेक्टिव विड्थ होती है, क्लियर स्पैन इफेक्टिव विड्थ होती है, जो टोटल डिस्टेंस होती है वो क्लियर स्पैन होता है। जो रेनफोर्समेंट है स्टील की, जो मेन चीज़ इसमें यहाँ पे है रेनफोर्समेंट है जो स्टील की। बाकी जो ये रेनफोर्समेंट का टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट के नाम से टॉपिक करेंगे इसको। बट मैं बता देता हूँ कि जो माइल्ड स्टील होता है उसके लिए जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होती है वो होती है 0.15 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और HYSD मीन्स FE215 एंड FE450 415 और 450 के लिए मिनिमम होता है 0.12। क्लियर है। और जो डायमीटर होता है मैक्सिमम डायमीटर कितना होना चाहिए मेन बार का होता है 1/8 टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। अब बात आती है कि काफ़ी टाइम आपको स्लैब की थिकनेस नहीं दी जाएगी। अब उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, स्लैब की स्टैंडर्ड थिकनेस हम मानते हैं 125 मिनिमम, तो 1/8 इंटू 125 करके हम उसकी डायमीटर कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारी क्लास थी आज की। इसके आगे के जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील है और उसके बाद डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ स्लैब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और पर्सनल नंबर पे। थैंक यू।